गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है सरकार के अंग, जो कि 3 प्रकार के माने जाते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। आज हम इन्हीं तीनों अंगों के में एक अंग के बारे में विस्तृतता से विवेचन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे इस बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो हमारा कहलाता है सरकार के अंग। क्या कहलाता है? सरकार के अंग। ये अंग हमारे 3 भागों में डिवाइड होते हैं: पहला, दूसरा, तीसरा। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, देन न्यायपालिका। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी सरकार की जो 3 अंग है, जिनमें हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस अंग की, जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका। यह हमारी व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण अंग। इसके निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम इसको भी अनेक भागों में डिवाइड करेंगे, जैसे फर्स्ट वन, नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। देन उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो सरकार के ये तीनों अंग है, जिसे हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में जानते हैं, यह हमारी व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कहलाता है, जिसके निम्न प्रकार माने जाते हैं: फर्स्ट, नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका; सेकंड, उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका; थर्ड वन कहलाती है इसके अंतर्गत अस्थायी व स्थायी कार्यपालिका। यह हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका विवेचन हम हमारे इस वीडियो के अंतर्गत कर रहे हैं। वंशानुगत एवं निर्वाचित। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी सरकार के 3 अंग माने जाते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसमें हमारे ये महत्वपूर्ण अंग माना जाता है एकल व बहुल कार्यपालिका। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी सरकार के 3 अंग, जिसमें हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को लेते हैं, यह हमारी व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पहला अंग इसका व्यवस्थापिका माना जाता है और तीसरा अंग हमारा न्यायपालिका माना जाता है। यह अंग हमारी व्यवस्था को निर्माण के नियमों को बनाने के लिए लागू किया जाता है। साथ ही ये व्यवस्थापिका जो कि उनको क्रियान्वित करने का काम करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार से हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत, जो कि सरकार के 3 अंगों में महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है, इसके अनेक प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कार्यपालिका की प्रकारों की। तो कार्यपालिका के प्रकारों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है, वह सबसे पहला माना जाता है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका, जिसमें भी अंतर पाया जाता है। सेकंड, उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका; अस्थायी और स्थायी कार्यपालिका; एकल और बहुल कार्यपालिका; साथ ही वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे इन अंगों के अंतर्गत हमारे सरकार के जो कार्यपालिका संबंधी कार्य है, इनको विभाजित किया जाता है। अब हम बात करेंगे इनकी विवेचन की, जो कि हमारी विस्तृतता से इनका विवेचन हमारी व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। यह व्यवस्था जो कि हमारी सरकार के 3 अंगों के रूप में निर्धारित की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार के कार्यपालिका के अंग, जो कि फर्स्ट वन कहलाता है नाम मात्र की कार्यपालिका।
इस नाम मात्र की कार्यपालिका के पास संवैधानिक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? संवैधानिक दृष्टि से शासन की सारी शक्तियां, किसकी शक्तियां? शासन की सारी शक्तियां निहित होती हैं। यानी सारी शक्तियां किसके अंतर्गत निहित होती हैं? इसके अंतर्गत। परंतु वह उसका प्रयोग किसके द्वारा करता है? प्रयोग स्वयं ना करके नहीं करता, किसके द्वारा करता है? मंत्रिमंडल के द्वारा करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारी नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका है, दोनों में अंतर पाया जाता है, जिसमें सारी शक्तियां हमारी किसके, एक संवैधानिक प्रधान के रूप में हमारे सामने आता है। सारी शक्तियां इसके अंतर्गत निहित होती है, लेकिन इसका प्रयोग ये मंत्रिमंडल की परामर्श के द्वारा करता है। देन सेकंड जहां स्थिति आती है हमारी एकल व बहुल कार्यपालिका। यह हमारी दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मानी जाती है। इस एकल कार्यपालिका में जो कार्यपालिका की शक्ति है, किसकी शक्ति? कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में, किसके हाथ में? एक व्यक्ति के हाथ में होती है। उसके प्रयोग के लिए वही उत्तरदायी होगा। जब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां हैं तो उत्तरदायी भी किसकी बनती है? उसी का बनता है, इसलिए वही उत्तरदायी होता है। इसके कार्य में सहायता के लिए कौन होते हैं? सहायता के लिए मंत्री और सचिव। यानी इसकी सहायता के लिए दो आधार माने गए, पहला मंत्री और दूसरा सचिव, जिसके माध्यम से कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी जो शासन की व्यवस्था है, जिसका आधारण 3 अंगों के रूप में माना जाता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और यह हमारी ये जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, इनमें महत्वपूर्ण इसके प्रकार माने जाते हैं। थर्ड वन प्रकार इसका आता है हमारा उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका। नाम से ही विदित है, जहां हमारी इसमें संसदात्मक व अध्यक्षात्मक, कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं? संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। इसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। यानी इसको हम इस नाम से भी जान सकते हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। इसमें उत्तरदायी कार्यपालिका किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का क्या होता है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी हमारी ये जो व्यवस्था है, यह एक दूसरे के ऊपर उत्तरदायी होती है और इनमें आपसी घनिष्ठ संबंध होता है। जब उत्तरदायी व्यवस्थापिका उत्तरदायी में यह व्यवस्थापिका के प्रति, किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी में यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसके सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य भी नहीं होते।
तो दोनों व्यवस्था में क्या अंतर पाया जाता है हमारी व्यवस्था के अंतर्गत? जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था है वह, इसे हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के रूप में भी जानते हैं, जो कि हमारी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जहाँ हमारी अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात आती है, यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और इसके सदस्य भी व्यवस्थापिका के प्रति के सदस्य नहीं होते हैं। देन वन हम बात करेंगे नेक्स्ट इनकी व्यवस्था की, जो कि इनका चौथा प्रकार माना जाता है अंतर का। वो क्या होता है? हमारा सबसे महत्वपूर्ण आधार, जिसे हम कहते हैं, चौथा आधार हमारा क्या माना जाता है? अस्थायी व स्थायी कार्यपालिका। हम इसके प्रकार की बात कर रहे हैं। इसके प्रकारों के अंतर्गत हम किन किन को लेते हैं? अस्थायी और स्थायी कार्यपालिका। जहां हम बात करते हैं, यहाँ के जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी प्रतिनिधि। जबकि सिविल सेवक क्या कहलाते हैं? स्थायी कार्यपालिका। यानी वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? सिविल सेवक हमारे स्थायी कार्यपालिका का। यानी हमारे ये जो दो आधार माने जाते हैं, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। जहां हमारी स्थायी कार्यपालिका है उसमें उसके मंत्री इसका प्रतिनिधित्व करते हैं और अस्थायी का सिविल सेवक इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। देन आधार आता है हमारी व्यवस्था के अंतर्गत वंशानुगत, यानी जिसे हम कहते हैं परंपरागत, वंशानुगत एवं निर्वाचित। जो हमारा वंशानुगत होता है वो क्या कहलाता है? हमारा पैतृक स्थिति की, यानी एक राजा का पुत्र जो अपनी गद्दी को संभालता है वही पैतृक स्थिति हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। साथ ही हमारे इसके अंतर्गत जो आधार है वह रहता है ज्येष्ठता का, यानी जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ, ज्येष्ठ व्यक्ति हुआ, वो इसको व्यवस्था को अपनाता जाता है। साथ ही दूसरा आधार क्या है? निर्वाचित। इसमें निर्वाचन हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से माना जाता है। किस तरीके का रूप माना जाता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उदाहरण के तौर पे अमेरिका का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और भारत का प्रत्यक्ष रूप से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो सरकार के 3 अंग हैं, जिसमें हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को लेते हैं। यह है हमारा कार्यपालिका, इसका दूसरा अंग महत्वपूर्ण अंग कहलाता है, जिसमें अनेक प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आधार इसका मेन जो माना जाता है वह स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका का माना जाता है। इनका जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। साथ ही है उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका के रूप में हमारी व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। साथ ही यह नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के आधार पर अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।